आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन कौन सी रचनाएं अपभ्रंश काल की हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अपभ्रंश काल की रचनाओं के बारे में बताना है। तो ऑप्शन है नई कुमारचर्यु, मृच्छकटिकम, मिलिंद पन्नव, भविष्यत कहा। तो दोस्तों इनमें से बताना है कि कौन कौन सी रचनाएं अपभ्रंश काल की है। तो दोस्तों नई कुमारचर्यु और भविष्यत कहा, ये दोनों रचनाएं अपभ्रंश काल की है। तो दोस्तों यहाँ पर कूट सही होगा ऑप्शन डी, ए और 4। अगला प्रश्न है, शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई भाषाएं हैं। तो दोस्तों यहाँ पर शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई भाषाओं के बारे में बताना है। ऑप्शन है सिंधी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी और गुजराती। तो इसका सही जवाब होगा राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी और गुजराती। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक ठहरेगा, अर्थात 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो ऑप्शन है लहंदा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है। तो दूसरा है लौकिक संस्कृत मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है। तीसरा है पाली मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है। और चौथा है मध्य पहाड़ी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो दोस्तों पहला लहंदा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा ये ठीक है। दूसरा लौकिक संस्कृत मध्यकालीन आर्य भाषा है, तो दोस्तों ये गलत है। तीसरा है पाली मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है, तो दोस्तों ये सही है। और चौथा है मध्य पहाड़ी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, तो दोस्तों ये भी ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा कूट 2 अर्थात बी बिल्कुल सही ठहरता है, 1, 3 और 4। अगला प्रश्न है, कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित भाषाओं का सही अनुक्रम है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें कालक्रम के अनुसार सही भाषा का चयन करना है। तो दोस्तों ऑप्शन सी बिल्कुल सही ठहरता है, अर्थात सबसे पहले संस्कृत आई, उसके पश्चात पाली, उसके बाद प्राकृत, उसके पश्चात अपभ्रंश। अगला प्रश्न है, कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो दोस्तों कालक्रम के अनुसार इन रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अर्थात सबसे पहले ऋग्वेद, उसके पश्चात त्रिपिटक, उसके पश्चात प्राकृत प्रकाश, उसके पश्चात जैन ग्रंथ आगम। अगला प्रश्न है, साहित्य रचना के आधार पर कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित भाषाओं या बोलियों का सही अनुक्रम क्या है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अर्थात सबसे पहले अपभ्रंश, उसके पश्चात ब्रजभाषा, उसके पश्चात अवधी, उसके पश्चात खड़ी बोली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, स्वयंभू अपभ्रंश से संबंध रखते हैं, मुगलान पाली से संबंध रखते हैं, जयशंकर प्रसाद अवधी से संबंध रखते हैं, सूरदास ब्रजभाषा से संबंध रखते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अर्थात जयशंकर प्रसाद सही नहीं है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद आधुनिक खड़ी बोली से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर दोस्तों सुमेलित करने के लिए आया है, आधुनिक भाषा और क्षेत्रीय स्वरूप, इन दोनों का सुमेलन करना है। तो चलो दोस्तों देखते हैं असमिया। तो दोस्तों असमिया भाषा का क्षेत्र होगा आपका मागधी। अगला है राजस्थानी, तो राजस्थानी का क्षेत्र होगा शौरसेनी। और लहंदा, तो दोस्तों लहंदा का होगा ब्राचिट पेशाची। और पूर्वी हिंदी, तो दोस्तों इसका पूर्वी हिंदी का होगा ऑप्शन 5 अर्धमागधी। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही ठहरता है, अर्थात ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 5। अगला प्रश्न है, तो दोस्तों अगला प्रश्न भी सुमेलित करने वाला है। यहाँ पर कवि और रचना को सुमेलित करना है। हमारा पहला ऑप्शन है रुद्रदास। तो दोस्तों रुद्रदास का चंद्रलेखा होगा। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस होगा। अब्दुल रहमान का संदेश शासक होगा। धनपाल का भविष्यत कहा होगा।
तो इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अर्थात ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। अगला प्रश्न है, यहाँ पर दोस्तों हमें काव्य भाषा और रचना का सुमेल करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। ऑप्शन ए है अपभ्रंश। तो दोस्तों अपभ्रंश की रचना है श्रावकाचार्य। लौकिक संस्कृत की है महाभारत। खड़ी बोली की है कामायनी। ब्रजभाषा की है सुजान सागर। तो इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही ठहरता है, अर्थात ए का 5, बी का 1, सी का 4, डी का 3। अगला प्रश्न है, काव्य पंक्ति और भाषा का मिलान करना है। पहला है भोर भोर अयल छी धड़ी। तो दोस्तों ये काव्य पंक्ति मैथिली की है। दूसरा है बैठ शिला की शीतल छां। तो दोस्तों ये खड़ी बोली की पंक्ति है। तीसरा है या आगे रस कथा प्रकाशों। तो दोस्तों ये ब्रजभाषा की पंक्ति है। और चौथी है भोग भोज जस माना। तो दोस्तों ये अवधि की काव्य पंक्ति है। तो इस प्रकार इसका कूट ए बिल्कुल सही ठहरता है, अर्थात ए का 4, बी का 1, सी का 3, डी का 2। अगला प्रश्न है, तो दोस्तों यहाँ पर बोली और क्षेत्र का मिलान करना है। पहला है बुंदेली। बुंदेली का क्षेत्र है झांसी और जलौन। दूसरा है अवधि। अवधि का क्षेत्र है लखीमपुर खीरी और फैज़ाबाद। तीसरा है मारवाड़ी। मारवाड़ी का क्षेत्र है किशनगढ़ और सिरोही। चौथा है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा का क्षेत्र है आगरा और मथुरा। तो दोस्तों इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही ठहरता है, अर्थात ए का 2, बी का 5, सी का 4, डी का 1। अगला प्रश्न है, तो दोस्तों यहाँ पर बोली और रचनाकार का मिलान करना है। पहला है मैथिली। तो दोस्तों मैथिली का होगा यात्री। तो दूसरा है अवधि। अवधि का होगा जायसी। और तीसरा है राजस्थानी। तो राजस्थानी का होगा कुशल राय वाचक। और चौथा है भोजपुरी। और भोजपुरी का होगा धरणीदास। तो इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही ठहरता है, अर्थात ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पर हमें कथन और विद्वान का मिलान करना है। पहला है इन्होंने अपभ्रंश को आभिरादी की भाषा कहा है। तो दोस्तों यहाँ पर बताना है अपभ्रंश को आभिरादी की भाषा किसने कहा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4, अर्थात डी दंडी। अगला है इन्होंने अपभ्रंश को देशी नाममाला में शामिल किया है। तो ये है आचार्य हेमचंद्र। अगला है इन्होंने अपभ्रंश भाषा को पुरानी हिंदी कहा है। तो दोस्तों अपभ्रंश को पुरानी हिंदी गुलेरी जी ने कहा है। अगला है इनके अनुसार शौरसेनी अपभ्रंश मध्य देश के अलावा बंगाल में भी काव्य भाषा के रूप में प्रयुक्त हुई। तो दोस्तों ये पंक्ति है 3, अर्थात सुनीति कुमार चटर्जी की। तो इस प्रकार ऑप्शन डी बिल्कुल सही ठहरता है, ए का 4, बी का 5, सी का 1, डी का 3। अगला प्रश्न है, तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी, ये शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है। उसके पश्चात है पूर्वी हिंदी, ये अर्धमागधी प्राकृत से विकसित है। और तीसरा है राजस्थानी हिंदी, ये ब्राह्मण अपभ्रंश से विकसित है। और चौथा है पहाड़ी हिंदी, ये खस प्राकृत से विकसित है। तो दोस्तों ऑप्शन सी गलत होगा, क्योंकि राजस्थानी हिंदी शौरसेनी अपभ्रंश से ही विकसित है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर वाक्य और बोली का मिलान करना है। पहला है मेरे को घर जाने को दिल बोल रहा है। तो दोस्तों ये दक्कनी हिंदी की
पंक्ति है। दूसरा है गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ियो वो, तो ये दोस्तों भोजपुरी का है। अगला है हमरी छाती पर दंड करे राजा प्रजा और शाह चोर, तो यह अवधि की पंक्ति है। अगला है ओ को बड़ो छोड़ो खेत में थो, तो दोस्तों इसका सही जवाब है मालवी। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही ठहरता है। इसमें होगा ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। अगला प्रश्न है, यहाँ पर बोली और क्षेत्र का मिलान करना है। बोली है टिहरी, बोली है कुमाऊनी और इसका क्षेत्र होगा बागेश्वर। अवधि का क्षेत्र होगा अयोध्या। भोजपुरी का क्षेत्र होगा वाराणसी। तो इस प्रकार इसका कूट ए बिल्कुल सही ठहरता है, अर्थात ए का 5, बी का 4, सी का 2, सी का 3, डी का 2। अगला प्रश्न है बोली और क्षेत्र। तो दोस्तों बोली है हड़ौती और इसका क्षेत्र है राजस्थान। दूसरा है बघेली और बघेली का क्षेत्र है मध्य प्रदेश। तीसरा है गढ़वाली, तो इसका क्षेत्र है उत्तराखंड। चौथी है कन्नौजी और इसका क्षेत्र है उत्तर प्रदेश। तो इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही ठहरता है, अर्थात ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। अगला प्रश्न है पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए भाषाओं का सही क्रम बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अर्थात मैथिली, उसके पश्चात अवधी, उसके पश्चात ब्रज, उसके पश्चात हरियाणवी। अगला प्रश्न है पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हुए भाषाओं का सही क्रम बताना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अर्थात पंजाबी, कौरबी, अवधी और भोजपुरी। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्षेत्र और बोली का मिलान करना है। तो क्षेत्र है झांसी और इसका बोली होगा बुंदेली। क्षेत्र है रोहतक और इसका बोली क्षेत्र होगा हरियाणवी। क्षेत्र है सीतापुर, इसका बोली क्षेत्र होगा अवधी। क्षेत्र है बलिया और इसका बोली क्षेत्र होगा भोजपुरी। तो इस प्रकार ऑप्शन डी बिल्कुल सही ठहरता है, अर्थात ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। अगला प्रश्न है निम्नलिखित बोलियों को उत्तर से दक्षिण क्रम में संयोजित करें। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अर्थात सबसे पहले बांगरू, उसके नीचे बुंदेली, उसके नीचे मालवी और उसके नीचे मैथिली। इस प्रश्न में हमें क्षेत्र और बोली का मिलान करना है। क्षेत्र है मधुबनी और इसका क्षेत्र होगा मैथिली। क्षेत्र है नैनीताल और इसका क्षेत्र होगा कुमाऊनी। क्षेत्र है भीलवाड़ा और इसका क्षेत्र होगा मेवाड़ी। क्षेत्र है झालावाड़ और इसका बोली क्षेत्र होगा हड़ौती, अर्थात 1। तो दोस्तों इस प्रकार इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही ठहरता है, अर्थात 1 का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। हमारा अगला प्रश्न है क्षेत्र और बोली का मिलान करना है। क्षेत्र है इंदौर, तो इसकी बोली होगी मालवी। 1 मिनट। तो दोस्तों क्षेत्र है इंदौर और इसका बोली क्षेत्र है मालवी। क्षेत्र है हमीरपुर और इसकी बोली है बुंदेली। क्षेत्र है हरदोई और इसका बोली है कन्नौजी। क्षेत्र है पिथौरागढ़ और इसकी बोली है कुमाऊनी। तो इस प्रकार ऑप्शन बी सही ठहरता है, 1 का 4, बी का 3। अगला प्रश्न है अवधि की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर अवधि की विशेषताओं के बारे में बताना है। पहला है अवधि में ए औ का उच्चारण क्रमशः ऐ औ होता है। अगला है अवधि के विशेषण मूल रूप से अकारांत होते हैं। अगला है
अवधि में संबंध कारक के लिए से का प्रयोग होता है। और अगला है आसई आसो ना अवधि में अव्यय के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा कूट ए बिल्कुल सही ठहरता है, अर्थात अवधि में ए औ का उच्चारण क्रमशः ऐ और औ होता है, यह ठीक है। दूसरा है अवधि के विशेषण मूल रूप से अकारांत होते हैं, तो दोस्तों ये भी ठीक है। अगला है आसई असो ना अवधि में अव्यय के रूप में प्रयुक्त होते हैं, तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही ठहरता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन उर्दू के प्रसिद्ध शायर या लेखक नहीं हैं। तो इसका सही जवाब है, पहले हम इसे मिलाते हैं, गुलाब अली, जफ़र, गालिब या शाह मिराज। तो दोस्तों इसका कूट होगा ए और 4, अर्थात गुलाब अली और शाह मिराज उर्दू के लेखक और शायर नहीं हैं, और कूट ए बिल्कुल सही ठहरता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों कथन देखते हैं, राजभाषा का प्रावधान संविधान की धारा 343 से 351 अनुच्छेदों में वर्णित है, तो ये सही है कथन। अगला है 92 संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा वर्ष 2004 में 4 भाषाओं बोडो, संथाली, डोगरी, ब्रजभाषा जोड़ी गई, तो ये कथन गलत है। अगला है अनुच्छेद 210 के अनुसार प्रांतों के राज्य विधानमंडलों का कार्य राज्य की राजभाषा में या हिंदी अंग्रेज़ी में होगी, तो दोस्तों ये सही है। अगला है राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार केंद्रीय कार्यालयों में प्रेषित हिंदी पत्रों का उत्तर भी हिंदी में दिया जाएगा, तो दोस्तों ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही ठहरता है, अर्थात 1, 3 और 4 सही हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी हिंदी के संचार माध्यम हैं। तो ऑप्शन है इंटरनेट, BBC न्यूज़, हॉलीवुड और बॉलीवुड। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों इंटरनेट और बॉलीवुड, अर्थात ए ऑप्शन सही ठहरता है। अगला प्रश्न है देवनागरी लिपि की विशेषताएं हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देवनागरी लिपि की विशेषताओं के बारे में बताना है। पहला है देवनागरी लिपि अक्षरात्मक है, तो दोस्तों ये सही है। अगला है देवनागरी लिपि में सभी ध्वनियों को अंकित करने की क्षमता है, तो दोस्तों ये गलत है। अगला है नहीं दोस्तों ये सही है। अगला है देवनागरी लिपि में मूक वर्ण की समस्या है, हाँ दोस्तों ये वाला गलत है। अगला है देवनागरी लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक निश्चित वर्ण होता है, तो दोस्तों ये भी सही है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन भी सही ठहरता है, अर्थात 1, 2 और 4, ऑप्शन 3 गलत होगा। अगला प्रश्न है और ये हमारा अंतिम प्रश्न भी होगा दोस्तों, देवनागरी लिपि के मानकीकरण से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ऑप्शन है पंचमाक्षरों के लिए अनुस्वार का प्रयोग किया जाना चाहिए, तो ये ठीक है दोस्तों। अगला है संयुक्त वर्णों का प्रयोग ज्यों का त्यों होना चाहिए, तो दोस्तों ये भी सत्य है। अगला है शिरोरेखा का प्रयोग अनिवार्य नहीं है, तो दोस्तों ये गलत है, अनिवार्य है। अगला है संज्ञा शब्दों के अंत में ई का प्रयोग होना चाहिए, ई का नहीं, तो दोस्तों ये भी ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार यहाँ पर वीडियो का समापन हो जाता है। अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।